जागीरदार ज़ेब खान अपनी जागीर के गश्त पर था। असले से लेस अफराद से भरी उसकी जीप संगलाख रास्तों पर दौड़ रही थी। वो अपने हर गांव में थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकता तो हाजतमंदों की एक कतार उसके सामने खड़ी हो जाती। वो उनके मसाइल हल करता और आगे बढ़ जाता। वो इंतहाई वसीवारी इस जागीर का मालिक था। दौलत तो उसके कदमों की जैसे धूल थी, लेकिन उसकी इस शाहाना जिंदगी में एक महरूमी उसकी जिंदगी का नासूर बन गई थी। और वो महरूमी थी उसका बे औलाद होना, जिसकी वजह से वो सब कुछ होने के बावजूद खुद को कल्लाश महसूस करता। लेकिन उसने अपनी बीवी ज़रक़ा बेगम को कभी भी इस बात का एहसास होने नहीं दिया। वो हमेशा ज़रक़ा बेगम को खुश रखने की कोशिश करता, जबकि ज़रक़ा बेगम की कैफियत बिल्कुल यही थी। बे औलाद होने का गम उसके दिल को दीमक की तरह चिमट गया था, लेकिन वो ज़ेब खान के सामने हमेशा खुश रहती। ज़ेब खान की जागीर में एक ऐसा इलाका भी शामिल था जो तकरीबन वीरान था। आबादी से दूर ये वीरान इलाका संगलाख और पथरीली जमीनों पर मुश्तमिल था। जागीर के गश्त के दौरान ठहरने के लिए ज़ेब खान ने इसी इलाके में एक आलीशान कोठी तामीर करवाई हुई थी, जिसके करीब 2 केनाल जमीन पर उसके घोड़ों का फार्म था, जिसमें खूबसूरत घोड़ों की मौजूदगी ने उस इलाके को खूबसूरत बनाया हुआ था। अस्तबल के चारों अतराफ में खूबसूरत जंगले लगे हुए थे, जिसमें घोड़े बहुत खूबसूरत अंदाज में दौड़ते फिरते थे। इस मैदान के साथ ही ऐसे कमरे बनाए गए थे जहां रात के वक्त इन घोड़ों को बांध दिया जाता। खूबसूरत घोड़े ज़ेब खान की कमजोरी थे। जब ज़ेब खान ने अपनी सारी जागीर का जायजा ले लिया तो वो अपने दोस्तों समेत थक हार कर रात के 8 बजे अपनी कोठी पर पहुंचा। उन सब ने खाना खाया। खाने से फारिग होने के बाद ज़ेब खान के दोस्त सोने के लिए मुख्तलिफ कमरों में चले गए। ज़ेब खान भी अपने बेडरूम में दाखिल हुआ। दिसंबर का महीना था, शदीद सर्दी पड़ रही थी। ज़ेब खान अपने हाथों को मलता हुआ आतिशदान की तरफ बढ़ा और लाइटर से आग लगाकर उसके करीब बैठ गया। सर्दी की इस ठिठरती हुई फजा में कोठी से बाहर का सारा इलाका सफेद धुंध में ढका हुआ था। यूं महसूस हो रहा था जैसे आसमान के सारे बादल इस इलाके में ही उतर गए हों। ज़ेब खान की ये आदत थी कि वो रात 1 बजे से पहले नहीं सोता था। उसने अपना सिगार का डब्बा खोला और एक सिगार सुलगाया। फिर उसने अपने कमरे की बड़ी लाइट बंद की और 0 वोल्ट बल्ब जलाकर हैंगिंग चेयर पर बैठ गया। वो थोड़ा थोड़ा झूलता रहा और सिगार पीता रहा। ज़ेब खान काफी देर तक इसी कैफियत में बैठा रहा, जैसे वो किसी गहरी सोच में खो गया हो। रात का ये पहर बहुत खौफनाक था। पूरे इलाके में गहरी और पुरस्कार खामोशी छाई हुई थी और इन गंभीर सन्नाटों में जंगली जानवरों की आवाजों ने एक दहशत फैला रखी थी। देखते ही देखते 11:15 बज गए, लेकिन इस वक्त भी नींद ज़ेब की आंखों से कोसों दूर थी। वो अपनी सोच की भूल भुलैयों में इस तरह गुम था गोया कि उसे कोई तन्हाई महसूस नहीं हो रही थी। वॉल क्लॉक की सुइयां 12 के हिस्से पर पहुंची तो वॉल क्लॉक से दिलफरेब म्यूजिक के सुर उभरने लगे। म्यूजिक की इस आवाज पर ज़ेब खान ने झुरझुरी सी ली और अपनी कैफियत को तोड़ते हुए खड़ा हो गया। गालिबन अब उसका सोने का इरादा था। उसने एस्ट्रे में अपना सिगार बुझाया और ढीले ढीले कदमों से बेड की तरफ बढ़ा। वो बेड के करीब पहुंचा ही था कि एकदम से वो ठिठक कर रह गया। अपने कमरे की खिड़की की तरफ उसे अजीब सा शोर सुनाई दिया, जैसे बहुत सी लड़कियां पाजेबे पहने हुए अटकलियां कर रही हों। वो बगैर किसी खौफ के तेज तेज कदमों से खिड़की की तरफ बढ़ा और झट से खिड़की खोल दी। लेकिन ये देखकर वो सुन सा हो गया कि बाहर किसी चीज का नामो निशान नहीं था, लेकिन वो आवाजें मुसलसल आ रही थी। ज़ेब खान ने जरा गौर किया तो उसे महसूस हुआ कि ये आवाजें अस्तबल से आ रही हैं। यूं लग रहा था जैसे हंसती खेलती हुई बहुत सी लड़कियों ने अस्तबल में एक हंगामा सा बर्पा किया हुआ हो। अस्तबल सफेद धुंध में इस तरह छुपा हुआ था कि ज़ेब खान को यह गुमान होने लगा कि शायद लड़कियां अस्तबल में ही छुपी हुई हैं। लेकिन फिर यह ख्याल उसे खाइफ कर देता कि अस्तबल तो बिल्कुल खाली है। रात का यह पहर इतना पुरस्कार बन गया कि ज़ेब खान जैसे बहादुर आदमी ने तेजी से खिड़की बंद कर दी। तकरीबन 1 घंटे तक गहमा गहमी का यह हैरतनाक शोर सुनाई देता रहा। फिर यकलख्त हर तरफ वही सुकून छा गया, लेकिन सनसनाहट के इस झटके ने ज़ेब खान को रात भर सोने ना दिया। सुबह नाश्ते पर ज़ेब खान ने रात के वाक़े का जिक्र अपने दोस्तों से किया तो उन्होंने उसकी बात मज़ाक आमेज अंदाज में सुनी और इस वाक़े को उसका वहम करार दे दिया। ठीक है भाई, अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आता तो ना सही, मेरे पास वक्त भी नहीं है तो मैं यकीन दिलाने का। ज़ेब खान ने सर्द मोहरी से कहा और अपनी कुर्सी से उठते हुए नौकर से मुखातिब हुआ, फजलू चलो मेरे साथ आओ, देखते हैं अस्तबल में कौन से नए घोड़े आए हैं।
ये कहकर ज़ेब खान ने अपना ओवरकोट पहना और कोठी से बाहर आ गया। सुबह के 7 बजे हुए थे। हर तरफ धुंध तो छाई हुई थी, लेकिन इतनी खफीफ थी कि हर चीज एक खूबसूरत तासुर के साथ दिखाई दे रही थी। परिंदों की चहचहाहट से पूरी फजा महकी हुई थी। ज़ेब खान ने सुकून की इस फजा में एक लंबा सांस खींचा तो हवा की एक सर्द लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। उसने कपकपी सी ली और फिर मुस्कुराते हुए फार्म की तरफ देखने लगा, जहां खूबसूरत घोड़े इंतहाई शाहाना अंदाज में दौड़ रहे थे। ये मंजर इंतहाई दिलफरेब था। वो ये खूबसूरत मंजर देखकर अपनी निगाहों को तस्कीन दे रहा था और दिल ही दिल में खुश हो रहा था। हवा को चीरते हुए जब ये घोड़े आगे की तरफ दौड़ते तो उनकी गर्दनों से पेवस सफेद लंबे बाल हवा के थपेड़ों में लहराने लगते। इन घोड़ों की हिनहिनाहट और टापों की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। इतने खूबसूरत माहौल में यकलख्त एक कोहराम सा बर्पा हो गया। न जाने फार्म में क्या हुआ कि तमाम घोड़ों में अफरा तफरी फैल गई। घोड़े एक खौफनाक हनहनाहट के साथ अगली दोनों टांगे उठाए ऊपर की तरफ बुलंद होते और फिर खौफजदा होकर भागना शुरू कर देते। वो इस अंदाज से भाग रहे थे जैसे किसी अनदेखी मखलूक के खौफ से वो रुख का तयन ही ना कर पा रहे हों, जिसकी वजह से वो आपस में इस तरह टकरा रहे थे कि बहुत से घोड़े शदीद जख्मी हो गए। ज़ेब खान के 4 नौकर जान की परवाह किए बगैर अस्तबल में कूद पड़े। ज़ेब खान अस्तबल की ग्रिल थामे चिल्ला रहा था, तुम लोग क्यों कूद पड़े? ये घोड़े तुम्हें रोन देंगे, बाहर आ जाओ, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूं। ज़ेब खान ने परेशानी से अपना सर पकड़ लिया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके मुलाजिम भी जख्मी हालत में अस्तबल से बाहर कूदे। ज़ेब खान की आंखों के सामने उसके खूबसूरत घोड़े आपस में तसादुम से लहू लहान हो रहे थे। परेशानी से ज़ेब खान की आंखें सुर्ख हो गई। उसने अपना सर पकड़ते हुए कहा, आखिर इन्हें ऐसा क्या नजर आ गया है? अभी ये अल्फाज उसकी जबान से अदा ही हुए थे कि उसकी आंखों को एक वाहिमा सा हुआ, जैसे घोड़ों के बीच कोई सफेद रंग की चीज है। उसने अपने सर को झटक के दोबारा देखा तो उसे वैसा ही कुछ थोड़े फासले पर नजर आया। गोया के घोड़ों के दरमियान से कोई गैर मरई चीज गुजर रही थी। ज़ेब खान को न जाने क्या हुआ कि वो अपनी जगह पर ही जामिद हो गया। उसकी निगाहें उस सफेद अक्स पर ठहर सी गई और उस अक्स का ताक़ुब करने लगी। देखते ही देखते वो अक्स घोड़ों के बीच में से निकल गया। फिर वो अक्स ज़ेब खान की निगाहों से ओझल हो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद ज़ेब खान की आंखें हैरत से फैल गईं। वो साकित होकर रह गया। उसकी निगाहों के सामने ग्राउंड के खाली हिस्से में सफेद लिबास में मलबूस एक इंतहाई खूबसूरत दोशीज़ा खड़ी थी। उसकी खूबसूरती हूर से मुशाबे थी। उसके सुनहरे लंबे बाल घुटनों तक आ रहे थे। धुंध के बायस ज़ेब खान उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में अपने एक दोस्त से कहा, वो देखो, अस्तबल में क्या है? क्या है? सिर्फ घोड़े हैं, और क्या है? उसके दोस्त ने हैरत से कहा, क्या तुम्हें वो लड़की दिखाई नहीं दे रही? ज़ेब खान अपने दोस्त से उलझने लगा। ज़ेब खान के दोस्त ने ऐसी नजरों से ज़ेब खान की तरफ देखा जैसे ज़ेब खान की दिमागी हालत पर शक हो रहा हो। उसने वहां से खिसक जाना ही बेहतर समझा, लेकिन ज़ेब खान को वो लड़की अभी तक दिखाई दे रही थी। फिर रफ्ता रफ्ता उसका वजूद धुंध में ओझल हो गया। पुरस्कार लड़की के गायब होते ही घोड़ों में बेचैनी खत्म हो गई। अगले रोज ज़ेब खान के दोस्त अपने अपने घरों को लौट गए, लेकिन ज़ेब खान किसी काम के सिलसिले में 2 रोज के लिए वहीं ठहर गया। अब उसके साथ उसका खातिम फजलू था। सारा दिन ज़ेब खान अपनी जागीर के काम निपटाता रहा। रात को थक के वो अपनी कोठी में आया तो फजलू बाबा ने खाना तैयार कर रखा था। ज़ेब खान ने खाना खाया और फारिग होकर अपनी बीवी जरका को फोन किया। जरका ने फोन उठाया तो ज़ेब खान की आवाज सुनकर वो गुस्से से बोली, क्यों जी, घर से क्या दूर हुए इतने लापरवाह हो गए? फोन तक ना किया कि मैं 2 दिन मजीद रुक रहा हूं? वो तो आपके दोस्त ने मुझे बता दिया, वरना मैं तो आपका इंतजार ही कर रही थी। हाँ भाई, माफ कर दो, आइंदा ऐसी भूल नहीं होगी। बस मैं कल का दिन मजीद रुकूंगा, परसों इंशाल्लाह घर पर हूंगा। तुम्हारे लिए जो तोहफा ला रहा हूं ना, उसे देखकर सारा गुस्सा भूल जाओगी। इस घर की सब खुशियां तो आपके दम से हैं, बस आप आ जाइए। और कितने तोहफे देंगे मुझे? भाई ये तोहफा इतना बड़ा नहीं है, हाँ अगर खुलूस का हिसाब लगाओ तो बहुत कीमती है। ज़ेब खान की यह बात सुनकर जरका की हंसी छूट गई। तुम्हें चूड़ियां बहुत पसंद है ना? मैंने तुम्हारे लिए बिल्कुल नए डिजाइन की सोने की चूड़ियां बनवाई हैं। बसा औकात मुझे अपने आप पर रश्क आता है कि मुझे आप जैसा शौहर मिला। खुदा मेरी उम्र भी आपको लगा दे। जरका ने गुलोगीर लहजे में कहा, जैसे उसके अंदर का कोई गम यकलख्त बेदार हो गया हो।
उसने फौरन बात बदल दी। अच्छा, रात बहुत हो चुकी है, अब आप सो जाएं। आने से पहले मुझे इत्तला जरूर दीजिएगा। हाँ, मैं आने से पहले लाजमी फोन करूंगा। देखो, अपना ख्याल रखना। चूल्हे का काम खानसामे से करवाना, खुद नहीं करना है। तुम अक्सर अपना हाथ जला लेती हो। कुछ भी हो, आपके लिए तो मैं अपने हाथों से ही खाना पकाऊंगी। अच्छा बाबा, उस दिन पका लेना। अच्छा, अब एहतियात से रहना। शब्बा खैर। ये कहकर ज़ेब खान ने फोन बंद कर दिया। रात 11:30 बजे का वक्त था। रात की हौलनाक तारीकी में हर तरफ सन्नाटे का राज था। उस सन्नाटे के सुकूत को जो आवाजें तोड़कर आ रही थीं, वो जंगली जानवरों की खौफनाक आवाजें थीं। वो आवाजें यके बाद दीगरे किसी उजाड़ और खौफनाक माहौल का इजहार कर रही थीं। इस रात ज़ेब खान और फजलू पूरी कोठी में अकेले थे। फजलू अपने कमरे में सो रहा था और ज़ेब खान हस्बे मामूल अपने बेडरूम में बैठा हुआ था। ज़ेब खान इस दहशतज़दा माहौल से बहुत बेजार था। आज उसे अपने घर का सुकून बहुत याद आ रहा था। अभी उसकी क़ुव्वत समात गीदड़ों और उल्लुओं की आवाज़ों से मुकाबला कर रही थी कि यकलख्त वो चौंक उठा। उसके बेडरूम की खिड़कियों के नज़दीक, जो बाहर जंगल की तरफ खुलती थीं, बिल्लियों के रोने की आवाज़ें उभरने लगीं। बिल्लियों के रोने की आवाज़ें इस तरह की थीं जैसे दो औरतें एक दूसरे के शाने पकड़े बैंड डाल रही हों। कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने इस इलाके में कोठी बनवाई थी। इंसान ठीक से भी सो नहीं सकता। वो खुद कलामी में बुड़बुड़ाया। ज़ेब खान ने पीछे सरकते हुए बेड की पोच से टेक लगाकर सिगार जलाया ही था कि एकदम से कमरे की खिड़कियां इस तरह बजने लगीं जैसे बाहर तूफान आ रहा हो। ज़ेब की रगों में खौफ की एक लहर दौड़ गई। चंद ही सातों में उन खिड़कियों के झटकों की शिद्दत इतनी बढ़ गई जैसे कोई ये खिड़कियां तोड़कर अंदर कूद आएगा। उस लम्हे ज़ेब बेसाख्ता बेड से उतर गया और उल्टे कदमों पीछे की तरफ चलने लगा। खौफ के एक झटके ने उसकी टांगों की जान ही निकाल ली। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। ज़ेब किसी नाकानी आफत के वसवसों में धंसता चला जा रहा था कि एक खिड़की खटाक से खुल गई। ज़ेब ने खौफ से अपनी आंखें बंद कर लीं और कपकपाहट में किसी माफूकुल फितरत मखलूक की आमद का यकीन कर लिया। लेकिन जो ही चंद सातों बाद ज़ेब ने अपनी आंखें खोली तो उसने इत्मीनान का ठंडा सांस लिया, क्योंकि कमरे में कोई ऐसी चीज नहीं थी। अलबत्ता खिड़की के करीब एक इंतहाई बदहैयत सियाह बिल्ली बैठी हुई थी। 0 वोल्ट के बल्ब की धीमी रोशनी में उसकी खौफनाक आंखें दहकते अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके सियाह बाल आम बिल्लियों से ज्यादा लंबे थे। उसने ज़ेब पर अपनी निगाहें जमा रखी थीं। उसे एक आम जानवर जानने के बावजूद ज़ेब उससे एक अनजाना सा खौफ महसूस करने लगा। उस बिल्ली पर उसकी निगाहें ठहर सी गई। दीवार पर लगे वॉल क्लॉक की सुई टिक टिक चल रही थी, लेकिन ज्यों ही ये सुई 12 के हिंसे पर आई, ज़ेब की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका दिल उछलकर जैसे हलक में आ गया। उसकी आंखों के सामने देखते ही देखते वो सियाह बिल्ली एक खूबसूरत औरत का रूप धार गई। वो सरतपा वही औरत थी जिसने अस्तबल में घोड़ों को बेचैन कर दिया था। ज़ेब जैसे सुन्न होकर रह गया। उसके कदम अपनी ही जगह मुंजमद हो गए। उसने एक लंबा सांस खींचा और लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, तो तुम कौन हो? ज़ेब के सवाल पर उस औरत ने एक कहकहा बुलंद किया, फिर यकलख्त खामोश हो गई। ज़ेब के पूरे वजूद में सनसनाहट और दहशत की एक लहर दौड़ गई। खौफ से उसका रंग फक हो गया, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। लेकिन अपनी जात के इस इर्तियाश के बावजूद ज़ेब उस औरत के सामने अकड़ के खड़ा रहा। सफेद लिबास में मलबूस उस औरत ने ज़ेब के सीट में खड़े होते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और होंठों की तेज जुम्बिश के साथ कुछ पढ़ने लगी। उसने जूं ही कुछ पढ़ना शुरू किया, ज़ेब की आंखें खुद ब खुद बंद होना शुरू हो गई। चंद ही सातों में वो औरत वो चिल्ला बुलंद आवाज के साथ पढ़ने लगी। इसके साथ ही तकलीफ से ज़ेब ने सर को पकड़ लिया। वो अपने दोनों हाथों से सर को भेंचे हुए मुंह से आवाजें निकाल रहा था, लेकिन वो अपनी आंख नहीं खोल पा रहा था। वो दबाव किसी कैफियत में अजियत महसूस कर रहा था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके जहन को रस्सियों से जकड़ कर सुन कर दिया हो। इतनी देर में बादल गरजने लगे। देखते ही देखते मौसम की नौयत शिद्दत इख्तियार कर गई। हवा झक्कड़ की शक्ल में चलने लगी, जिससे पूरी कोठी की खिड़कियां और दरवाजे बजने लगे। हवा के इस दबाव से ज़ेब के बेडरूम की तमाम खिड़कियां खटाक से खुल गईं। उस पुरस्कार औरत के लंबे लंबे बाल हवा में लहराने लगे। तेज आसमानी बिजली ज़ेब के बेडरूम को रोशन कर देती और फिर एक खौफनाक आवाज के साथ अपना सफर तय करती। ज़ेब और वो औरत उसी कैफियत में आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखें बंद थीं।
ज़ेब उस कर्बनाक अजियत में अपना सर ऊपर की तरफ लेकर जाता और फिर नीचे की तरफ झटक देता। कुछ देर बाद उस औरत ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह सुलग रही थीं। इसके साथ ही ज़ेब ने भी अपनी आंखें खोल ली, लेकिन इस लम्हे वो एक पत्थर के इंसान की तरह सीधा खड़ा था। उसका चेहरा हर तरह के तासुरात से आरी था। उस दहशतनाक औरत ने कुछ पढ़ा और उसे अपने हाथ पर फूंक दिया। उसने अपना वो हाथ जमीन पर झटक दिया, जिससे यकलख जमीन के उस हिस्से में आग भड़क उठी। उस औरत ने तहकुमाना अंदाज में ज़ेब को पुकारा, ज़ेब, अपना हाथ इस आग में डालो। ज़ेब ने किसी रोबोट की तरह इंतहाई इत्मीनान से अपना हाथ आग में झोंक दिया और फिर तकलीफ से उसके आंसू चमक पड़े, लेकिन उसका दिमाग जैसे मुकम्मल तौर पर उस औरत के कंट्रोल में था। वो अपना हाथ उस वक्त तक नहीं खींच सकता था जब तक वो औरत न चाहे। अपना हाथ आग से बाहर निकाल लो, उस औरत ने जल्द ही कह दिया। ज़ेब ने झट से अपना हाथ बाहर खींच लिया। वो पुरस्कार औरत फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई, मेरी बात गौर से सुनो। मेरा नाम साइम है। मैं क्या हूं, कौन हूं, ये तुम्हें नहीं बताऊंगी। बस इतना जान लो कि तुम मुझे पसंद आए हो। मैंने तुम्हारे लिए अपना इलाका छोड़ा है। कल तुम मुझसे शादी करोगे। यूं ही साइम की बात खत्म हुई, ज़ेब का जहन और जिस्म अपनी असली हालत में वापस आ गया। लेकिन यह बात ज़ेब के जहन में नक्श हो गई कि साइम उसकी होने वाली बीवी है और उसने साइम की कोई बात नहीं टालनी। ज़ेब अपना माजी और हाल नहीं भूला था, लेकिन साइम ने उस पर ऐसा सहर किया था कि अब साइम ही उसके लिए सब कुछ थी। अगले रोज उसने एक मौलवी बुलवाकर चंद मुलाजिमों को गवाह बनाकर साइम से शादी कर ली। उधर जरका ज़ेब का शिद्दत से इंतजार कर रही थी। ज़ेब के ना पहुंचने पर उसने ज़ेब को फोन किया, लेकिन ज़ेब ने उससे 1-2 दिन और ठहरने का बहाना कर दिया। 2 रोज ज़ेब और साइम ने अच्छे मियाँ बीवी की तरह गुजारे। तीसरे रोज ज़ेब को किसी काम के सिलसिले में नजदीकी गांव जाना पड़ा। साइम के पास ज़ेब का नौकर फजलू था, जिसका क्वार्टर कोठी के नजदीक ही था। फजलू उस क्वार्टर में अपनी बीवी और अपने 2 साला बच्चे के साथ रहता था। ज़ेब कोठी से सुबह के 9 बजे ही रवाना हो गया था। साइम की खिदमत के लिए फजलू हर वक्त चौकन्ना रहता था। वो बहुत खुशी से घर का सारा काम कर रहा था। साइम ने पिछले 2 रोज अपने मामूल और मिजाज के खिलाफ गुजारे थे, लेकिन तीसरे रोज उसकी तबीयत में बेचैनी बहुत बढ़ गई। वो पागलों की तरह पूरे घर के चक्कर काटने लगी। वो किसी एक जगह खड़ी ना हो पा रही थी, जैसे उसके कदम जमीन से उखड़ रहे हों। शदीद सर्दी में भी वो तपने लगी। फजलू बहुत हैरत से उसकी तमाम कैफियत देख रहा था। साइम के बाल बिखरे हुए थे, उसके चेहरे से अजनबियत टपक रही थी, उसकी निगाहों में अजीब सी बेगानगी थी। वो अपनी पथराई आंखें किसी एक जगह मरकूज करते हुए अपने नाखूनों को दांतों से काटने लगी, जैसे वो अपने अंदर उठने वाले किसी बड़े तूफान को रोक रही हो। वो काफी देर इसी कैफियत में रही। फिर यकलख्त उसने फजलू की तरफ देखा और तेजी से बोली, तुम्हारे घर कोई बच्चा है? पहले तो साइम के इस अंदाज से फजलू डर सा गया, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए मुस्कुरा कर बोला, मैं समझ गया, आप अकेली बोर हो रही हैं ना, बच्चे से दिल बहलाना चाहती हैं। जी, मेरा 2 साल का बच्चा है। आप उसे देखेंगी ना तो यकीन नहीं करेंगी कि वो मेरा बच्चा है। खूबसूरत नैन नकूश के साथ, रब ने उसे रंग भी बड़ा गोरा दिया है। बस जी, वो तो मेरी और मेरी बीवी की जान है। अब तारीफें ही करते रहोगे या लाओगे भी? साइम ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। अभी लाता हूं बेगम साहिबा। ये कहकर फजलू अपने क्वार्टर की तरफ गया। थोड़ी देर के बाद वो अपने 2 साला बच्चे को गोद में उठाए कमरे में दाखिल हुआ। उस खूबसूरत और गोल मटोल बच्चे को फजलू की बीवी ने बहुत खूबसूरत कुर्ता और पजामा पहनाया हुआ था, जिसमें वो बहुत प्यारा लग रहा था। वो अपनी मासूम और रोशन आंखों से सहमे सहमे अंदाज में कोठी की हर चीज को देख रहा था। इसे मेरे बेडरूम में ले आओ। बेडरूम से साइम की आवाज उभरी। फजलू बच्चे को लेकर बेडरूम में दाखिल हुआ तो साइम बड़ी बेताबी से बच्चे की तरफ बढ़ी। कितना प्यारा बच्चा है, मेरा तो अकेले दम घुट रहा था। तुम ऐसा करो कि मुझे शहर से यह सौदा ला दो। साइम ने फजलू के हाथ में लिस्ट थमा दी। साइम की तबीयत में एक अजीब सा इस्तराब था। उसके हाथों में बेमानी सी थरथराहट थी। लेकिन बीबी जी, शहर तो यहां से बहुत दूर है। मुझे 2 घंटे लाजमी लग जाएंगे आने जाने में। आप अकेली कैसे रहेंगी? तुम मेरी फिक्र ना करो, यह सामान बहुत जरूरी है। जैसी आपकी मर्जी।
ये लिफाफे में इसका दूध से भरा फीडर है, आधे घंटे बाद इसको दे देना। मैं बाजार जा रहा हूं। हाँ हाँ, मैं दे दूंगी, साइम ने बेचैनी से नाखून मुंह में लेते हुए कहा। फजलू निहायत इत्मीनान से वहां से चल दिया। फजलू का मासूम बच्चा मुंह में अंगूठा लिए गर्दन एक तरफ को गिराए ढीले से अंदाज में बेड पर बैठा हुआ था। साइम दीवार की तरफ मुंह किए खड़ी थी। साइम अपने अंदर उठने वाले जिस तूफान को रोक रही थी वो था उसका असल रूप, जो एक खूबसूरत लड़की का रूप धारे ज़ेब को धोखा दे रहा था। साइम का ये असल रूप इंसानी खून की हविस में अब आश्कार हो रहा था। उसकी रगों का सयाल बेतरतीब हो रहा था। उसका हवाई रूप अब इस मादी वजूद के लबादे को छोड़ने पर मजबूर हो रहा था। अपने इस खौफनाक रूप के जेर असर ही साइम ने एक नजर बच्चे की जानिब की। थोड़ी ही देर बाद साइम शदीद झटके लेने लगी और फिर वो अपने असली रूप में आ गई। उसका कद भी दराज हो गया। उसकी शक्ल इतनी खौफनाक हो गई कि कमजोर दिल इंसान उसको देखकर ही मौत के घाट उतर जाए। उसने झटके से अपना रुख बदला तो वो मासूम बच्चा उसके सामने बैठा हुआ था। साइम ने एक खौफनाक पहकहा लगाया। उसके अंदर की शैतानियत उसकी निगाहों में नाचने लगी। 2 दिन के इंसानी रूप ने उसे भूखी शेरनी बना दिया था। वो बच्चे के करीब आई और अपनी दहकती निगाहें उस बच्चे के पेशानी पर जमा दी। उसकी नजरों में इतना मोहलिक सहर छुपा हुआ था कि एक ही साथ में बच्चे का सर एक तरबूज की तरह फट गया। खून के फव्वारों ने उसका पूरा जिस्म नहला दिया। खून में लथपथ बच्चा इस तरह तड़पने लगा कि बड़े बड़े पत्थर दिलों के भी दिल दहल जाएं। तकलीफ की शिद्दत ने उसे रोने का मौका भी नहीं दिया। साइम गुर्राते हुए बेड पर बैठ गई। उसने उस तड़पते हुए बच्चे को गोद में लिया और उसकी गर्दन पर अपने खूंखार दांत काट दिए। जिंदगी की इस तड़प को सहते हुए आखिर बच्चे की जान निकल ही गई। उधर ज़ेब कार ड्राइव करता हुआ पगडंडियों से गुजर रहा था। ज़ेब को हर लम्हा यूं महसूस होता जैसे उसके सर पर कोई बड़ा सा पत्थर है, एक ऐसा बोझ जिससे उसका जहन माऊफ होके रह गया है। साइम का तसव्वुर उसके जहन में कुछ इस तरह नक्श था कि वो किसी और के मुताल्लिक सोच भी नहीं सकता था। सर के शदीद दर्द से उकताते हुए उसने अपनी जेब से एक सिगरेट और लाइटर निकाला तो उसके हाथ में एक तावीज आ गया। ये तावीज ज़रक़ा ने ज़ेब को पहनने के लिए दिया था। इसमें कुरान शरीफ की ऐसी आयात तहरीर थी जिनसे उस तावीज को पहनने वाला आसेबी चीजों के असरात से बच जाता है। लेकिन ज़ेब का एतकाद इन चीजों पर इतना पक्का नहीं था, इसलिए उसने ये तावीज नहीं पहना था। लेकिन आज 3 रोज बाद उसने अलमारी से वो कोट निकाला था। ज़ेब का शऊर सही काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसके लाशऊर से जैसे कोई आवाज उभरी कि ये तावीज पहन लो। ज़ेब ने अपने जहन को झटकते हुए वो तावीज पहन लिया। तावीज पहनते ही ज़ेब की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। उसके सर का सारा बोझ यकलख्त खत्म हो गया। वो अपने जहन को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। सुकून की इस कैफियत में उसने अपनी गाड़ी एक दरख्त की छांव में खड़ी कर दी और दोनों हाथों से अपने सर को थामे गाड़ी की सीट पर अपना सर रख लिया और इत्मीनान के दबीज झोंकों को महसूस करने लगा। फिर चंद ही सातों में इत्मीनान के इन लम्हों में ज़ेब के दिल के गोशों में वो लोग भी जिंदा हो गए जिन्हें साइम के तिलिस्म ने ज़ेब के जहन से खुरच डाला था। उनमें सबसे पहला चेहरा ज़रक़ा का था। ज़रक़ा के तसव्वुर के साथ जब ज़ेब ने अपनी जिंदगी में साइम की मौजूदगी को महसूस किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ज़रक़ा की मौजूदगी में मैंने किसी दूसरी औरत से शादी कैसे कर ली? उसने अपने आप से सवाल किया और उसे अपने आप से नफरत होने लगी। अपनी जिंदगी के इस कर्बनाक पहलू की सोच में उसने अपनी गाड़ी वापस मोड़ ली। वो तसव्वुरात में साइम को एक औरत ही समझ रहा था, जादू टोने जानने वाली पुरस्कार औरत। वो अपनी कोठी की तरफ जा रहा था। तकरीबन 1.25 घंटे में वो अपनी कोठी तक पहुंच गया। कोठी का गेट खुला हुआ था और फजलू भी वहां मौजूद नहीं था। ज़ेब ने गुस्से से बल खाते हुए गाड़ी अंदर दाखिल की। ज़ेब कोठी में दाखिल हुआ और सारे कमरों में साइम को ढूंढने लगा। साइम किसी कमरे में नहीं थी, लेकिन बेडरूम का बंद दरवाजा देखकर ज़ेब के कदम ठिठक गए। बेडरूम से अजीब नौयत की आवाजें उभर रही थीं, जैसे कोई चटखारे लेकर गोश्त नोच रहा हो या जैसे कोई जारिहाना और वैश्याना अंदाज में किसी चीज पर झपट रहा हो। इन आवाजों के साथ ऐसी गुर्राहट गूंज रही थी कि ज़ेब का दिल दहल गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। खौफ और सनसनी की एक लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। पहले वो खौफ से पीछे हटने लगा, लेकिन फिर उसने हौसले का एक लंबा सांस खींचा और बेल्ट से मौजर निकालकर दबे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने खुद पर काबू रखते हुए दाएं हाथ से दरवाजे को झटका दिया। दरवाजा खटाक से खुल गया। दरवाजा क्या खुला, ज़ेब की तो जैसे नब्ज बंद हो गई।
उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। खौफ और दहशत से उसकी टांगों की जान निकल गई। उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे वो एक कदम भी ना चल सकेगा। उसकी निगाहों के सामने इतनी खौफनाक औरत खड़ी थी कि उसका चेहरा देखकर ही ज़ेब का दिल टूटने लगा। उसकी जिल्द की रंगत पहाड़ी किरले की जिल्द से मुशाबे थी। उसकी निगाहें गोल और बगैर डेले की थीं और दहकते अंगारों की तरह सुलग रही थीं। उसके लंबे लंबे दांतों से खून टपक रहा था। वो दहशतनाक बला उस लिबास में थी जो सुबह साइम ने ज़ेब पे तन किया हुआ था। इसलिए साइम का असल रूप ज़ेब पर अफशां हो चुका था, लेकिन ये इंकिशाफ ज़ेब के लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। साइम के भयानक चेहरे की दहशत में ज़ेब की फटी फटी निगाहें एक ही जगह मुंजमद हो गई। उसे इर्द गिर्द की होश तक न रही। लेकिन जब उसने साइम के लंबे लंबे दांतों से टपकते खून की तरफ गौर किया तो उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। बेड पर फजलू के मासूम बच्चे का खून में लथपथ पड़ा हुआ था। यह खौफनाक मंजर देखकर ज़ेब पागल सा हो गया। उस बच्चे की मासूमियत ने उसे झंझोड़ के रख दिया। उसके अंदर का खौफ और दहशत उस हौसले का रूप धार गई जो जुल्म की इंतहा पर इंसान के अंदर जाग जाता है। उसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह न रही। इस कर्मनाक जुल्म पर उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थी। उसने अपनी नमालूद आंखें साइम के चेहरे पर गाड़ दी। अपनी शैतानियत की आग बुझानी थी तो इस मासूम को क्यों शिकार बनाया? मैं जो 2 रोज से तुम्हारे साथ था, तुम्हारा असीर गुलाम था, मेरा खून पी लेती। साइम अपने दहशतनाक रूप में खामोशी से ज़ेब की बातें सुनती रही। फिर थोड़ी ही देर में वो उसी खूबसूरत औरत का रूप धार गई जिससे वो ज़ेब को फरेब देती आ रही थी। उसने गुस्से से भरी निगाहों से ज़ेब की तरफ देखा। मैंने तुम्हारे लिए अपना इलाका छोड़ा, ये रूप धारा, और तुम मेरे साथ ये सलूक कर रहे हो। तुमने मेरा असली रूप देख लिया है। अब मैं तुम्हारी बीवी हूं। तुम्हें मेरा ये रूप भी कबूल करना होगा। साइम, अब तुम्हारा कोई तिलिस्म मुझ पर असर नहीं करेगा क्योंकि मेरे गले में यह तावीज है, और अगर यह तावीज किसी भी तरीके से उतरवा कर तुम मुझे मारना चाहो तो बेशक मार डालो। लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूं कि ऐसी जिंदगी से जिसमें तुम जैसी डाइन का अक्स हो, मौत बेहतर है। मुझे सबसे ज्यादा अपनी बीवी असीस है। मैं उसकी कसम खाकर कहता हूं कि मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपनी बीवी तस्लीम नहीं करूंगा। ज़ेब की यह बात सुनकर साइम पर जैसे बिजली गिर गई। गुस्से की शिद्दत से वो थर थर कांपने लगी। वो सर झुकाकर तेज तेज सांस लेने लगी जैसे न जाने कितना गुस्सा जब्त कर रही हो। फिर उसने झटके से अपना सर ऊपर उठाया और अपनी सुर्ख अंगारा आंखों से ज़ेब की तरफ देखा। अगर तुमने कसम खा ही ली है तो मेरी भी बात कान खोलकर सुन दो। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी के भी नहीं रहोगे। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें जिंदगी से महरूम कर दूंगी। याद रखना, तुम जब भी ये तावीज उतारोगे तुम्हारा ज़हन फिर से मेरे काबू में आ जाएगा और तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगी। मैं अपने इलाके में वापस जा रही हूं। तुम जब भी ये तावीज उतारोगे तुम्हारे ज़हन का राब्ता मुझसे हो जाएगा। साइम तज़ीक आमेज अंदाज में मुस्कुराई और फिर यकलख्त गायब हो गई। ज़ेब नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में किसी किस्म की अफरा तफरी पैदा हो, इसलिए उसने खून के आंसू पीते हुए उस बच्चे के जिस्मानी आज़ा को इकट्ठा किया और अस्पताल से सर्जरी के जरिए उसे एक मुकम्मल लाश की शक्ल दे दी और इस अजियतनाक मौत को फजलू और उसकी बीवी के सामने एक एक्सीडेंट करार दे दिया। उन दोनों मियाँ बीवी का तो सब कुछ लुट गया था। रोते रोते बिलाखिर उनके आंसू खुश्क हो ही गए। ज़ेब इन तमाम हालात से बहुत परेशान हो चुका था। वो खुद को एक जहनी मरीज तस्वुर करने लगा था। फजलू के बच्चे की कर्मनाक मौत ने उसके जहन पर ऐसे नक्श छोड़े थे कि वो पल भर के लिए सो भी ना सका था, और साइम के खौफनाक चेहरे की तस्वीर तो जैसे उसकी निगाहों में बस चुकी थी। इस परेशानी की कैफियत में उसने सारी रात गुजार दी। अगले रोज सुबह उसे अपने घर की तरफ रवाना होना था। सवेरा होते ही उसने अपना बैग तैयार किया। वो हर काम में बहुत उजलत कर रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि जितनी जल्दी हो सके वो इस मनहूस जगह से निकल जाए। उसने अपनी शर्ट उतारी तो तावीज उसकी शर्ट के बटन से उलझकर उसके गले से उतर गया। ज़ेब ने वो तावीज ड्रेसिंग टेबल के करीब रख दिया, इस इरादे से कि कपड़े तब्दील करके पहन लूंगा, लेकिन जहनी उलझाव और जल्दी के बायस तावीज ज़ेब के जहन से निकल गया।
उसने बैग अपने दाएं कंधे पर लटकाया और पूरा घर लॉक करने लगा। पूरा घर लॉक करने के बाद वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, जो उसने पहले ही से गैराज से बाहर खड़ी की हुई थी। जो ही ज़ेब ड्राइविंग सीट पर बैठा तो यकलख्त उसके जहन में तावीज का ख्याल आ गया। ज़ेब ने झट से अपना दायां हाथ अपनी गर्दन के ऊपर फेरा तो उसके पसीने छूट गए। वो बर्की सूरत से गाड़ी से बाहर निकला, लेकिन शायद उसकी रफ्तार साइम के तिलिस्म से बहुत कम थी। उसका जहन एक बार फिर साइम के तिलिस्म का असीर हो गया। उसके आसाब जैसे उसके जहन से महरूम हो गए। वो इस कर्ब से ज्यादा देर नहीं भाग सका। उसके कदम एक जगह मुंजमिद हो गए, जैसे वो मौत के सामने बिल्कुल बेबस हो गया हो। उसका जहन और उसके जज्बात तो साइम के कंट्रोल में थे, लेकिन उसके दिल की किसी आह में इतनी शिद्दत थी कि उसकी आंखों से आंसू जारो कतार बह रहे थे। चंद ही सातों में ज़ेब के जहन में साइम की ताहकुमाना आवाज गूंजी, ज़ेब, गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाओ। ज़ेब एक रोबोट की तरह गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी के डैशबोर्ड से अपना मौजर निकालो। ज़ेब ने गाड़ी के डैशबोर्ड से अपना मौजर निकाल लिया। ज़ेब के इस अमल पर साइम ने कहकहा बुलंद किया और इस्तेहज़ाइया लहजे में बोली, अब इस मौजर को अपनी कनपटी पर रखो और चला दो। उस लम्हे ज़ेब एक अजीब बेबसी की कैफियत में था। इस अनजाने से एहसास से उसकी निगाहें भीग रही थीं कि वो आज सब कुछ खो देगा, जैसे जिंदगी लाशऊरी तौर पर उसे अपनी तरफ खींच रही थी। लेकिन उसके आसाब का ताल्लुक उसके जहन से था, जो साइम की हर बात मानने पर मजबूर था। उसकी पथराई हुई निगाहें इस बार जज्बों से खाली नहीं थी। वो इस तरह मुस्तरिब था जैसे किसी गंभीर धुंध में कुछ ढूंढ रहा हो, जैसे इस धुंध में उसके दिल के गोशों में रहने वाले लोगों के चेहरे छुपे हों, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। लेकिन ज़ेब जिंदगी के इन खूबसूरत जज्बों से निकलकर मौत की तरफ बढ़ चुका था। ज़ेब की मतलाशी निगाहें किसी चेहरे के लिए तरसती रहीं, किसी ऐसे चेहरे के लिए जिसके बारे में कुछ बताने से उसका जहन कासिर था। आखिर ज़ेब ने वही किया जो उसे हर हाल में करना था। उसने मौत के आगे हथियार फेंक दिए। उसने अपने कांपते हुए हाथों से मौजर अपनी कनपटी पर रखा और ट्रैगर दबा दिया। इस तरह उसने अपनी भीगी हुई निगाहें हमेशा के लिए बंद कर लीं और उस जिंदगी से उसका राब्ता टूट गया जिससे बहुत से लोग मुंसलिक थे। जरका तमाम हालात से बेखबर ज़ेब के लिए फोन पर फोन किए जा रही थी, लेकिन उस वीरान कोठी में फोन उठाने वाला कोई नहीं था। इस बात से जरका की परेशानी मजीद बढ़ गई। उसने कई और जगह फोन किए, लेकिन कहीं से भी उसका ज़ेब से राब्ता ना हुआ। बहुत लापरवाह हो गए हैं, घर आ जाएं एक बार, जरका गुस्से में बुड़बुड़ाई। जरका को कभी ज़ेब पर गुस्सा आता और कभी अजीब अजीब वसवसे उसके जहन को घेर लेते, लेकिन वो अपने जहन को झटकती थी। उन्हें कोई काम पड़ गया होगा। जरका ने ज़ेब के सब दोस्तों के घरों में फोन किया, लेकिन वो सब शहर में ही मौजूद थे। कोई भी ज़ेब के पास गांव में नहीं था। इसी शजोपंज में दोपहर के 3 बज गए। जरका को इस बात का पूरा पूरा यकीन था कि यह सब ज़ेब की लापरवाही है। वो बगैर इत्तला दिए घर के लिए चल पड़ा होगा, इसलिए वो ज़ेब के लिए किचन में खाना तैयार कर रही थी। वो तेज तेज कदमों से चलती हुई किचन से बाहर आई तो घर की सेटिंग चेक करने लगी। इसी असना में उसके घर के करीब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज गूंजने लगी। जरका ने अपना दिल पकड़ लिया, अल्लाह रहम करे, हमारे मोहल्ले में खैरियत तो है। वो इसी सोच में सहमी खड़ी थी कि बाहर दरवाजे पर बेल हुई। जरका ठिठक के रह गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरवाजे तक जाते जाते उसका हलक खुश्क होने लगा, लेकिन उसने अपने जहन को झटका और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा क्या खोला, जरका के सर से तो जैसे क़यामत गुजर गई। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही रह गया। दिमाग में जैसे सीटियां बजने लगीं। उसकी जिंदगी तबाह हो चुकी थी। वो सब कुछ खो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने अस्पताल के लोग ज़ेब की लाश स्ट्रेचर पर लिए खड़े थे। जरका अपनी जगह सख्ते किसी कैफियत में खड़ी रह गई। वो लोग आगे बढ़े और उन्होंने कमरे के वस्त में स्ट्रेचर रख दी। जरका पागलों की तरह उनके पीछे आई। वो इस अलमनाक हकीकत को कबूल नहीं कर पा रही थी। इन्हें क्या 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 हुआ है? ये उठकर क्यों नहीं बैठते? जरका डॉक्टर को झंझोड़ने लगी। डॉक्टर ने खामोशी से अपना सर झुका लिया। जरका का हाल देखकर उसके अंदर हकीकत बताने की हिम्मत ही ना हुई। जरका का दिल डूब रहा था। उसकी आंखों से आंसू ज़ारो कतार बह रहे थे, लेकिन उसकी अभी आस नहीं टूटी थी। वो ज़ेब के पास बैठ गई
और उसका हाथ थामकर चीखने लगी, ज़ेब, मुझे ऐसे क्यों डरा रहे हो? उठकर बैठ जाओ। लेकिन ज़ेब को बिल्कुल बेहिस्सो हरकत देखकर ज़रक़ा की हालत गैर हो गई। वो गला फाड़ फाड़ कर चीखने लगी। घर की नौकरानियों ने ज़रक़ा को संभाला तो डॉक्टर ने उसके करीब बैठते हुए कहा, बेटी ज़ेब हमें छोड़कर जा चुका है। ज़ेब ने खुदकुशी की है। ये सुनते ही ज़रक़ा की हालत इतनी खराब हो गई कि उसकी चीखों पुकार से मोहल्ले की सारी औरतें उसके गिर्द जमा हो गईं। मोहल्ले की औरतों ने ज़रक़ा को मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन जुनून में वो उनके हाथों से निकली जा रही थी। चीख चीख कर उसका हलक खुश्क हो गया। डॉक्टर को ज़रक़ा की जिंदगी का फिक्र पड़ गया। वो उसे बेहोशी की हालत में दूसरे एक कमरे में ले गए और इंजेक्शन दिया। ज़रक़ा को बहुत देर तक होश नहीं आया। ज़रक़ा की हालत ऐसी थी कि उसका 20 मिनट के अंदर अंदर होश में आना लाजमी था, वरना कुछ भी हो सकता था। वो जिंदगी और मौत के दरमियान में थी। सब लोग दुआएं कर रहे थे। आखिर ज़रक़ा की उखड़ी हुई सांसें सही रफ्तार से चलने लगीं और उसे होश आ गया। उसके होश में आते ही डॉक्टर ने इर्द गिर्द का माहौल यकसर बदल दिया और उसे जहनी सुकून का इंजेक्शन लगाकर सवाए एक दो के सब कमरे से बाहर आ गए। डॉक्टर ने ज़रक़ा को बचाने के लिए उसे आरसी नींद देकर थोड़ी देर के लिए इस अलमिये से गाफिल कर दिया। 2 घंटे की इस गफलत की नींद से जब ज़रक़ा बेदार हुई तो उसके अजीज व अकारिब ज़ेब के जनाजे के लिए जा चुके थे। होश में आते ही जब ज़रक़ा की जहनी हालत दुरुस्त हुई तो वो तड़पती हुई अपने बिस्तर से उतरी। वो लोग ज़ेब को ले जाएंगे। उन्हीं लम्हों में लेडी डॉक्टर ने उसे रोका। वो उसके हाथ पर थपकी देती रही। वो लेडी डॉक्टर रात भर ज़रक़ा के पास रही और उसमें हौसला पैदा करती रही। 2 रोज के बाद डॉक्टर जोसेफ, जो ज़ेब की डेड बॉडी अपनी निगरानी में लाए थे, वो ज़ेब के फैमिली डॉक्टर भी थे, ज़रक़ा के पास आए। ज़रक़ा, जो ज़बान पर चुप का ताला लगाए जिंदगी के जहर को कतरा कतरा पी रही थी, अपनी तन्हाइयों को समेटे एक अंधेरे कमरे में बैठी थी। डॉक्टर जोसेफ को देखा तो वो एहतरामन खड़ी होने लगी। बैठी रहो बेटी, ये कहकर डॉक्टर जोसेफ ज़रक़ा के करीब बैठ गए। ज़रक़ा बेटी, इस तरह अंधेरे कमरे में बैठी रहोगी तो डिप्रेशन से बीमार हो जाओगी। खुद को संभालो। जो कुछ हुआ उसे खुदा की मर्जी समझकर कबूल कर लो। अपनी तबीयत को बदलने की कोशिश किया करो। बेटी ज़ेब की लाश से जो सामान बरामद हुआ था वो मैं आज लेकर आया हूं। इस शॉपर में वो सामान है, तुम ये देख लेना। मैं अब चलता हूं। ये कहकर डॉक्टर जोसेफ ने ज़रक़ा से इजाजत ली और चला गया। ज़रक़ा ने जब उस शॉपर को हाथ लगाया तो उसके दिल को कुछ होने लगा। अब उसके पास सिर्फ ज़ेब से वाबस्ता चीजें ही रह गई थीं। उसे ये सब एक ख्वाब सा लगता था, लेकिन फिर उसके दिल के किसी गोशे से बेबसी की आवाज उठती, काश ये ख्वाब ही होता। ज़रक़ा ने शॉपर खोला तो उसमें गाड़ी के कागजात और कैश के साथ एक सेवर का डब्बा था। ज़रक़ा ने वो डब्बा खोला तो उसकी निगाहें भीगने लगीं। माजी के दरीचों से किसी याद ने उसके दिल को तार तार कर दिया। उस डब्बे में वो सोने की चूड़ियां थीं जिनका जिक्र ज़ेब ने ज़रक़ा से फोन पर किया था। वो उसके लिए खूबसूरत तोहफा ला रहा था। काफी अरसे तक ज़रक़ा खुद को समझा नहीं सकी। बिलाखिर उसने भी हौसले से जीना शुरू कर दिया और जागीर का सारा हिसाब किताब देखना शुरू कर दिया। वो पूरी हवेली में मुलाजिमों के साथ अकेली रहने लगी। ज़रक़ा ने ज़ेब की जिम्मेदारियां संभाली तो वो बेहद मसरूफ हो गई, इसलिए ये अजाब जैसी जिंदगी काटना उसके लिए कुछ सहल हो गया। लेकिन फिर भी वो बाज़ औक़ात इतनी डिप्रेस हो जाती कि उसका दिल चाहता कि जिंदगी का दामन छोड़कर मौत को गले लगा ले, क्योंकि अगर वो ज़ेब की मौत के सदमे को नज़रअंदाज करती तो औलाद की महरूमी उसे शिकस्ता कर देती। वो सोचती कि मैं किसके लिए ये जागीर संभाल रही हूं, कौन होगा इसका वारिस। मैं कितनी बदकिस्मत हूं, अपने शौहर को वारिस भी ना दे सकी जो उसका नाम जिंदा रखता। ज़रक़ा सोच के इस कर्ब में चकनाचूर हो जाती, लेकिन जब सोच के इस हिसार से निकलती तो जीने के लिए खुद को फिर मजबूत कर लेती। इसी कश्मकश में 6 माह गुजर गए। ज़ेब की वफात को जब साल हो गया तो ज़रक़ा ने उसकी बरसी पर कुरान खानी करवाई। हवेली के दरवाजे मोहताजों और ज़रूरतमंदों के लिए खोल दिए गए। बड़े इज्तिमा पर मुश्तमिल मिलाद करवाया गया। इस मिलाद में मौलवी सलाहुद्दीन ने दर्स दिया। मिलाद से फारिग होकर लोगों ने खाना खाया और घरों को लौट गए, लेकिन मौलवी साहब वहीं रुक गए। वो ज़रक़ा से कोई बात करना चाहते थे। उन्होंने खादिम से कहा कि ज़रक़ा बीवी से कहो, मैं उनसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। नौकर के पैगाम पर ज़रक़ा आई और मौलवी साहब के करीब बैठ गई। मौलवी साहब तस्बीह के दाने पढ़ते हुए कुछ देर खामोश रहे, फिर आंखें नीचे करते हुए सर झुका लिया। बेटी ज़ेब साहब एक बाअमल और नेक इंसान थे।
मैं उनसे कभी भी किसी बदअमल की तवक्को नहीं कर सकता। वो जितना अरसा जिए मोहताजों के काम आते रहे। उनकी इस नेक अमली के औज उनका एक बहुत बड़ा राज मैंने अपने दिल में छुपा के रखा है, लेकिन अब यह जरूरी हो गया है कि मैं आपको उस राज से आशना करा दूं। मैं ज़ेब साहब की जागीर का रहने वाला हूं। अपने घर अक्सर मिलने जाता हूं। वफात से कबल जब ज़ेब साहब अपनी जागीर पर गए हुए थे तो मैं वहीं था। एक सुबह ज़ेब साहब ने मुझे अपनी कोठी में बुलाया और मेरे ज़ेरे साया एक औरत को अपने निकाह में ले लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि इस राज को अपने सीने में दफन कर दूं। मैंने इस पर इसलिए इकरार कर लिया कि मेरे जहन ने यही सोचा कि ज़ेब साहब के इस अमल में भी कोई मसलहत होगी। हो सकता है कि वो इस औरत को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हों। मैं ज़ेब साहब के बारे में कभी कोई गलत राय कायम नहीं कर सकता। अलबत्ता मैं आपसे ये कहने आया हूं कि अगर हो सके तो आप उनकी मनकूहा को अपने पास बुला लें। इस तरह ज़ेब साहब की रूह को सुकून मिलेगा। ये अनहोनी और तल्ख हकीकत सुनकर ज़रक़ा के दिलो दिमाग को ऐसा धचका लगा कि उसका जहन सुनसा होकर रह गया, जैसे आज उसका मान ही टूट गया हो। चंद जुमलों की तेज धार ने उसके शिकस्ता दिल को चीर के रख दिया। लेकिन एहसासात की इन तमाम अजियतों के बावजूद उसकी कैफियत मौलवी साहब से मुख्तलिफ नहीं थी। उसका दिल भी ज़ेब को गुनाहगार समझने से कासिर था। उसके दिल से यही आवाज़ उभर रही थी कि ये सब ज़ेब ने किसी मजबूरी के तहत किया होगा। मेरे होते हुए वो कभी दूसरी शादी का तसव्वुर तक नहीं कर सकता था। ज़रक़ा ज़ेब को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। इन तमाम हकीकतों को कबूल करने के बावजूद ज़रक़ा की आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसने अपने आंसू साफ करते हुए धीमे लहजे में कहा, मौलवी साहब, ज़ेब साहब ने जो कुछ भी किया उसमें कोई मसलहत होगी। बहरहाल उनसे मंसूब हर चीज़ मुझे अजीज है और वो तो उनकी मनकूहा है। मैं कल ही उसे लाने के लिए किसी को भेजती हूँ। वो मेरे साथ इस घर में रहेगी। ज़ेब की जायदाद में वो मेरी बराबर की हकदार होगी। ज़रक़ा के इस जज्बे पर मौलवी साहब की आंखों में खुशी से चमक आ गई। उसकी ज़बान से बेख्तियार निकला, सुभान अल्लाह, खुदा तुम्हें इस इंसाफ का अजर देगा, आमीन। ये कहकर मौलवी साहब जाने के लिए खड़े हुए। ज़रक़ा ने उनके साथ खड़े होते हुए कहा, आपको उस औरत का नाम तो याद होगा? मौलवी साहब ने ज़रक़ा की तरफ पलट कर देखा। हाँ बेटे, उस औरत का नाम साइम था। बस इसके अलावा मैं उसके बारे में और कुछ नहीं जानता। ये कहकर वो चल दिए। अगले रोज ज़रक़ा ने साइम को लाने के लिए अपने मुंशी और एक बुजुर्ग मुलाजमा को उस कोठी में भेजा जहां ज़ेब जागीर के गश्त के दौरान रहा करता था। जब उन दोनों ने उस कोठी में ताला लगा देखा तो उन्होंने पूरी जागीर का गश्त लगाया, लेकिन इस बात पर वो हैरान रह गए कि कोई भी ज़ेब की दूसरी बीवी के मुताल्लिक नहीं जानता था। इस शादी के मुताल्लिक ज़ेब का वफादार नौकर फजलू और उसके बीवी ही जानते थे, लेकिन अपने बच्चे और ज़ेब की वफात के बाद वो दोनों उस इलाके को छोड़कर न जाने कहां चले गए थे। लिहाजा वो मुंशी और मुलाजमा ज़रक़ा के पास नाकाम लौटे। ज़रक़ा ने जब ये सूरत हाल देखी तो उसने ज़ेब की दूसरी बीवी की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी। उसने अपने असरो रसूख के बलबूते पर मुल्क का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जहां उस औरत को तलाश न किया हो, लेकिन कहीं से भी उसकी मौजूदगी की कोई अलामत तक ना मिली। वो यूं गायब हो गई थी जैसे वो इस धरती पर मौजूद ही ना हो। ये तमाम सूरत हाल ज़रक़ा के लिए सख्त परेशानी का बाइस बन गई। उसे यूं महसूस होने लगा जैसे वो ज़ेब की रूह के आगे शर्मिंदा हो रही है कि उसकी दूसरी बीवी को वो उसका मकाम न दे सकी। एक रोज ज़रक़ा इसी परेशानी में बैठी हुई थी कि उसकी मुलाजमा उसके करीब आकर बैठ गई। बीबी जी, आपने शाह वली का नाम सुना है? हाँ, उनकी शोहरत तो बहुत दूर दूर तक है। सुना है उनका दिल और दिमाग रूहानी ताकतों का मंबा है और कई आसेब उनके मुवक्किल हैं। जी बीबी जी, आप वहां क्यों नहीं जाती? वो अपने मुवक्किल से पता लगा लेंगे कि दूसरी बेगम साहिबा कहाँ है। मुलाजमा ने ज़रक़ा के पैर दबाते हुए कहा, उनकी हवेली की दहशत ही कुछ इस तरह की है कि लोग वहां जाते हुए घबराते हैं। मुझे तो वहां जाते हुए बहुत डर लगता है, लेकिन अगर साइम का पता चल सकता है तो मैं वहां जरूर जाऊंगी। ज़रक़ा ने कुछ सोचते हुए कहा, वो सियालकोट के एक चक में क़याम पजीर हैं। गालिबन चक नंबर 32 में उनकी हवेली है। हम कल सुबह ही रवाना हो जाएंगे। ड्राइवर से कहना कि गाड़ी सेट कर ले। जैसा आपका हुक्म बेगम साहिबा। ये कहकर मुलाजमा वहां से चली गई। अगले रोज ज़रक़ा अपनी मुलाजमा के साथ सियालकोट के लिए रवाना हुई। काफी लंबे सफर के बाद वो लोग सियालकोट पहुंचे। सियालकोट के चक नंबर 32 में पहुंचकर उन्होंने शाह वली की हवेली में हाजिरी दी। शाह वली की हवेली उसके मुरीदों और साइलों से भरी हुई थी।